अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मेरा आज का लेक्चर डी डॉलराइजेशन एंड रशिया चाइना फाइनेंशियल अलाइंस के ऊपर है। मैं चाह तो ये रहा था कि मैं आज डिस्कस करता सऊदी पाक रिलेशंस को, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस सऊदी पाक रिलेशंस के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है। आर्मी चीफ़ का विज़िट भी सऊदी अरेबिया का चल रहा है और जो रिपोर्ट्स वहाँ सऊदी अरेबिया से आई हैं उनके मुताबिक तो मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की, और हत्ता कि ये मुलाकात इस विज़िट के अंदर शेड्यूल थी, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद बिन सलमान की आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं हुई। और इसके अलावा जो फर्दर डेवलपमेंट्स ये है कि आर्मी चीफ को इस विज़िट में उन्होंने कोई अवार्ड वगैरह भी देना था। वो जो आर्मी चीफ को अवार्ड देने के वो जो सेरेमनी थी उसको भी पोस्टपोन कर दिया है। तो इन चीज़ों से आइडिया ये हो रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बिटवीन कुछ भी सेटलमेंट नहीं हो पा रही, और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन है इनमें जो टेंशन है ये आगे भी चलेगी। अच्छा, तो इस वजह से मैं होपफुली कल या कमिंग वीक में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो रिलेशन है इसको कवर करूँगा। लेकिन अभी का जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो है डी डॉलराइजेशन एंड रशिया चाइना फाइनेंशियल अलाइंस। ये अगस्त 16, 2020 की स्टोरी है। ये फाइनेंशियल टाइम में ये स्टोरी पब्लिश हुई अगस्त 16, 2020, और इसकी जो हेडिंग है वो है चाइना एंड रशिया डिच डॉलर इन मूव टूवर्ड्स फाइनेंशियल अलाइंस। ये 3-4 दिन पुरानी स्टोरी है, और मेरी जो आज का जो लेक्चर है बेसिकली इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस स्टोरी, और इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं, और रशिया चाइना का जो फाइनेंशियल अलाइंस है इसकी जो नियर पास्ट में हिस्ट्री थी वो क्या थी, अब ये किस स्टेज पे है, और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स रशिया चाइना फाइनेंशियल अलाइंस के क्या हैं, और मेन चैलेंजेस क्या हैं जो इस अलाइंस को फेस करने पड़ेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने आज के इस लेक्चर में कवर करूँगा। कुछ हार्ड फैक्ट्स के ऊपर मैं बात करूंगा कि डॉलर ट्रेड जो है बिटवीन रशिया एंड चाइना इज़ डिक्लाइनिंग एज रिसेंटली एज 2015। approximately 90% of bilateral transactions were conducted in dollar following the outbreak of the US-China trade war and a concerted push by both Moscow and Beijing to move away from the dollar. However, the figure had dropped to 51% by 2019. 2015 के अंदर जो रशिया चाइना की म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस थी जो डॉलर में होती थी दे वर अराउंड 90% ऑफ देयर होल ट्रांजैक्शन, और जो रीसेंट स्टैटिस्टिक्स आई हैं उसके मुताबिक 2019 तक तकरीबन 51% स्लम आ चुका है इन डॉलर ट्रांजैक्शन में। ये ग्राफ है, ये ग्राफ शो कर रहा है रशिया चाइना ट्रेड सेटलमेंट्स, और आप 2015 में देख सकते हैं कि ये सेटलमेंट्स राउंड अबाउट 90% है, और 2020 के अंदर ये बिलो 50% हैं इस वक्त चाइना और रशिया की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। तो इट्स मीन कि रशिया चाइना ने सिग्निफिकेंटली मूव किया है डॉलराइजेशन से डी डॉलराइजेशन की तरफ। फर्दर थोड़ा सा देखेंगे कि ये डॉलर को डिच करने की जो पॉलिसी है इसकी हिस्ट्री क्या है। द डॉलर वॉज यूज्ड फॉर ओनली 46% ऑफ द सेटलमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। एट द सेम टाइम द यूरो मेड अप एन ऑल टाइम हाई ऑफ 30%, while their national currency is arounded for 24%, also a new high. करंट फिगर है जिसको फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कोट किया, और बाकी जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने भी इसको कोट किया कि इस वक्त जो करंट ट्रांजैक्शन है वो 46% जो ट्रांजैक्शंस हैं सेटलमेंट्स बिटवीन द टू कंट्रीज उसमें डॉलर यूज़ हो रहा है,
और जो 30% उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनमें यूरो यूज़ हो रहा है, और 24% जो उनके ट्रांजैक्शंस हैं उनमें वो नेशनल करेंसी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, कीप इन माइंड के इंटरनेशनल ट्रेड के लिए किसी भी कंट्री को अपने पास जो फॉरेक्स हैं, रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी जो रिजर्व्स हैं उनका अपने पास वो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है कि कोई करेंसी जो अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है वो डॉलर में रखेगी। मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो अपने रिजर्व्स जौन सी हैं वो डॉलर्स में ही रखती हैं। लेकिन ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ना IMF की तरफ से, ना WTO की तरफ से, ना ही वर्ल्ड बैंक की तरफ से ऐसी कोई बाइंडिंग है कि आप अपने रिजर्व्स जौन सा है वो डॉलर में रखोगे। मुख्तलिफ कंट्रीज़ अपने रिज़र्व मुख्तलिफ करेंसीज़ में रखती हैं, और कंट्रीज़ जौन सी हैं वो अपने रिज़र्व जौन सा है वो गोल्ड की फॉर्म में भी रख सकती हैं। मोस्टली 3 तरह के रिज़र्व्स होते हैं किसी भी कंट्री के पास। एक वो रिज़र्व्स होते हैं जो वो डॉलर की फॉर्म में रखते हैं, एक वो रिज़र्व्स होते हैं जो उन कंट्रीज़ के पास गोल्ड की फॉर्म में होते हैं, फिर IMF के SDRs होते हैं। पाकिस्तान के IMF के SDR 2.8 बिलियन डॉलर के हैं, यानी कि पाकिस्तान जिस वक्त चाहे वो 2.8 बिलियन डॉलर के जो उसके SDR हैं IMF में, इतना लोन IMF से ले सकता है। फिर गोल्ड की फॉर्म में भी कंट्रीज़ अपने पास रिजर्व्स रखती हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो पाकिस्तान के पास तकरीबन 66 टन्स ऑफ गोल्ड के रिजर्व्स हैं। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। इतने पाकिस्तान के पास गोल्ड के रिजर्व्स हैं, और फिर जो कंट्रीज़ होती हैं वो अपने पास डॉलर में भी रिजर्व्स रखती हैं, वो यूरो में भी रख सकती हैं। तो ग्रेजुअली रशिया और चाइना दोनों ने अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इनको डॉलर से शिफ्ट किया है उनकी जो लोकल करेंसीज़ हैं। आगे चलकर इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि इस वक्त चाइना के पास तकरीबन सबसे ज़्यादा जो चाइनीज़ रेनबी है उसके रिज़र्व्स हैं रशिया के पास। चाइनीज़ करेंसी के सबसे ज़्यादा इस वक्त रिज़र्व्स रशिया के पास हैं। अच्छा, व्हाट इट मीन्स फॉर रिड्यूसिंग ट्रेड इन डॉलर, इसका क्या मतलब है अगर हम ये कहते हैं कि आप डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहे? दैट मीन्स दैट US गवर्नमेंट कैन टेल द बैंक टू फ्रीज सर्टेन ट्रांजैक्शंस, क्योंकि जब कोई ट्रांजैक्शन डॉलर के अंदर होती है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली US बैंक्स उनमें इन्वॉल्व होते हैं, और अगर US बैंकिंग सेक्टर उसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है तो ये एक बहुत बड़ी पावर है US गवर्नमेंट के पास कि वो उन बैंक्स को कह सकती है कि वो सर्टेन ट्रांजैक्शंस को फ्रीज कर दें। और US जब भी किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज करते हैं, जनरली वो जैसे ईरान के ऊपर अभी सैंक्शंस हैं, US गवर्नमेंट अपनी इस पावर को यूज़ करती है। मीनिंग US ट्रेड सैंक्शन कैन इम्पैक्ट द कंट्री सिग्निफिकेंटली। इसलिए अगर किसी मुल्क के ऊपर US सैंक्शन लगाता है तो उस कंट्री की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होती हैं। आपको याद होगा कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन डील साइन हुई थी जरदारी टाइम पीरियड के अंदर। अनफॉर्चुनेटली वो पाक ईरान गैस पाइपलाइन की जो डील थी वो कंप्लीट होनी थी 2014-15 तक, वो मैच्योर नहीं हुई बिकॉज US सैंक्शन। क्योंकि जब भी कोई कंट्री किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है तो वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करते हैं। अच्छा, प्लीज़ कीप इन माइंड आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल इकॉनमी मेरा कोर्स सब्जेक्ट ज़रूर है लेकिन मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। तो क्योंकि आज का लेक्चर ज़्यादा टेक्निकल है, इसमें कुछ मिस्टेक्स हों तो डू पॉइंट इन कॉमेंट। तो जब भी कोई कंट्री कुछ भी इंपोर्ट करती है तो उनको क्रेडिट लेटर LC जोन सी है वो ओपन करनी पड़ती है। LC का मतलब ये है कि बायर्स पेमेंट टू अ सेलर विल बी रिसीव्ड ऑन टाइम एंड फॉर द करेक्ट अमाउंट, and in the event that the buyer is unable to make a payment on the purchase of on the purchase the bank will be required to cover the full and remaining amount of the purchase। अगर कोई भी इंपोर्टर जौन सा है वो अगर इन टाइम और कंप्लीट पेमेंट नहीं करता तो वो जो कंसर्न बैंक है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो जौन सा है वो जो रिमेनिंग अमाउंट है या जो फुल अमाउंट है उसको वो पे करे।
तो क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे बड़ा इशू ये हुआ था कि जब पाक ईरान गैस पाइपलाइन डील हुई थी, तो पाक ईरान गैस पाइपलाइन डील के अंदर कोई भी जो बैंक था वो विलिंग नहीं था एलसी ओपन करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमें एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो उनसा है वो बनाना पड़ा था। अच्छा, अगर हम डॉलर की डिमांड को देखें कि एक तो इस वजह से जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो उनसा है वो डॉलर इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा भी अगर आप द यूनाइटेड स्टेट्स का जो डेट है, डेट टू जीडीपी रेशियो देखें, ये मेरे पास 2017 की फिगर है। इस फिगर के मुताबिक अगर आप देखें कि यूएस डेट टू देयर जीडीपी इज़ अराउंड अबाउट 105%, ठीक है। और अभी जो करंट स्टैटिस्टिक्स है उसके मुताबिक ये डेट थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सीड कर चुका है। मेरे ख्याल से अभी ये तकरीबन 116% हो चुका है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 2019 की ये स्टैटिस्टिक्स है, तो ये 104% है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि कोई कंट्री अपने जीडीपी से ज़्यादा डेट जो उनसा है वो कीप कर सके, क्योंकि अभी यूएस डेट टू देयर जीडीपी वो उनके टोटल जीडीपी से भी एक्सीड कर चुका है, ठीक है। 104% का मतलब ये कि यूएस का जो टोटल जीडीपी है उससे ज़्यादा उनके ऊपर डेट है। अब यूएस के लिए ये कैसे पॉसिबल है कि वो अपने जीडीपी से ज़्यादा डेट कीप कर सकते हैं? पाकिस्तान का जो डेट है टू इट्स जीडीपी इट्स अराउंड अबाउट 67%। और आई गेस नवाज शरीफ के टाइम पीरियड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट की गई थी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जोन से ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉज है ये, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जोन सा है वो 60% डेट टू जीडीपी से एक्सीड नहीं कर सकती, यानी कि उनका जो डेट है उनके जीडीपी के 60% से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान का जो करंट डेट है टू देयर जीडीपी इज़ अराउंड अबाउट 70% ऑफ देयर जीडीपी, और जबकि यूएस का जो डेट है टू देयर जीडीपी इज़ 104%। इसकी मेन रीज़न ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और ये एक कि what can happen if the percentage of debt to GDP is too high। जैसे यूएस की हम बात करते हैं कि उनका जो debt to their GDP है वो बहुत ज़्यादा हाई है। If the debt to GDP ratio of a country exceeds 77% of an extended period of time, it slows down the economic growth and it increase the risk of default। ये दो बड़े इशू हैं। अगर किसी भी मुल्क का जो जीडीपी है किसी मुल्क का जो डेट है वो उनके जीडीपी से एक्सीड कर जाए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो इट्स लाइकली कि वो कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और वहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर यूएस का जो जीडीपी है वो इस वक्त उनके डेट से भी एक्सीड कर रहा है, लेकिन उसकी मेन वजह क्योंकि यूएस कैन अफोर्ड इट कि पूरी दुनिया के अंदर डॉलर की एक डिमांड है। जो फैक्टर यूएस के लिए पॉसिबल बनाते हैं कि वो इतना ज़्यादा डेट कीप कर सके, उन फैक्टर्स के अंदर एक चीज़ है वो है सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बाय एंड लार्ज इसको शेप करती हैं, लेकिन उनमें से एक चीज़ जौन सी है वो डॉलर की ग्लोबल डिमांड है, जिसकी वजह से यूएस जौन सा है वो इतना ज़्यादा जो डेट है इसको अफोर्ड कर सकता है। अगर हम देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जितने कंट्रीज़ हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि वो अपने पास प्रेफर करते हैं कि वो जो अपने रिज़र्व्स हैं वो डॉलर के अंदर रखें। और इस वक्त चाइना के पास भी डॉलर के बहुत ज़्यादा रिज़र्व्स हैं, ठीक है। और इस वक्त चाइना ओन्स अबाउट 1.1 ट्रिलियन
in US debt, 1.1 trillion dollar in US debt, or a bit more than an amount Japan owns. Whether you are an American retiree or a Chinese bank, American debt is considered a sound investment. The Chinese yuan, like the currencies of many nations, is tied to the US dollar. तो चाइनीज़ जो युआन है और इसके अलावा दुनिया भर की जो करेंसीज़ हैं वो डॉलर के साथ लिंक है। ब्रेटन वुड मॉनेटरी सिस्टम जब इस्टेब्लिश हुआ था, मैं बहुत डिटेल में ब्रेटन वुड की मॉनेटरी सिस्टम की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद ब्रेटन वुड सिस्टम के बाद दुनिया भर की जो करेंसीज थी उनको डॉलर के साथ लिंक किया गया, और डॉलर जो सा था वो टाइड अप था गोल्ड के साथ। और 45 से लेकर अर्ली 1970s तक ये जो टाइम पीरियड है इसको हम रेगुलेटेड कैपिटलिज्म कहते हैं। और जो 1970s से ऑनवर्ड आज तक का जो टाइम पीरियड है इसको हम डी रेगुलेटरी कैपिटलिज्म कहते हैं, क्योंकि जब ब्रेटन वुड सिस्टम आया था यूएस ने इंश्योर किया था कि वो गोल्ड के अकॉर्डिंगली अपनी एक डॉलर की जो वैल्यू है वन ऑन्स ऑफ गोल्ड के अकॉर्डिंगली राउंड अबाउट $35 थे कि वो इसको मेंटेन रखेंगे। लेकिन फिर ग्रेजुअली इन्फ्लेशन की वजह से अर्ली 70s में यूएस के लिए पॉसिबल नहीं था कि उस वैल्यूज़ को वो कीप कर सकें, और उसके बाद यूएस ने अपनी करेंसी डी रेगुलेट कर दी थी। और यूएस की करेंसी जब डी रेगुलेट हो गई थी तो अब जैसे हर मुल्क की करेंसी की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू डॉलर वो फ्लक्चुएट करती है, इसी तरह जो यूएस की वैल्यू है यूएस डॉलर की जो वैल्यू है अगेंस्ट डॉलर वो भी इसी तरीके से फ्लक्चुएट कर रही होती है। तो इस वक्त चाइना के पास भी तकरीबन कोई 1.1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियन के गोल्ड रिजर्व्स हैं, लेकिन चाइना ये ग्रेजुअली ट्राइंग के वो अपने जो डॉलर रिजर्व्स हैं उनको वो शिफ्ट कर सके, जो उनके पास रिजर्व्स हैं अपने डॉलर रिजर्व्स को वो गोल्ड रिजर्व्स के ऊपर शिफ्ट कर सके। इसके अलावा भी काफ़ी रीज़न है जिसकी वजह से डॉलर की एक ग्लोबल डिमांड है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड जोन सी होती है वो ऑयल की होती है, और एक टर्म है पेट्रो डॉलर। अर्ली 1970s में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थी और स्पेशली जो सऊदी अरेबिया उनमें था और फिर यूएस था, इनमें ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो अपना जो ऑयल है उसको डॉलर में सेल आउट करेंगे। और इस वजह से क्योंकि दुनिया के अंदर ऑयल की डिमांड है और ऑयल की जो पेमेंट्स हैं वो डॉलर में होती हैं, तो ये जो पेट्रो डॉलर है, पेट्रोल और डॉलर का जो एक अलाइंस है या एक नेक्सस है, इसकी वजह से दुनिया के अंदर डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड ऑयल की होती है। ऑयल के बाद फिर दूसरी बड़ी ट्रेड जो दुनिया के अंदर होती है वो वेपन है। 2017 में वेपन की 398 राउंड अबाउट $400 बिलियन की ट्रेड्स हुई थी, और ये जो ट्रेड है इसका जो मेजर चंक है वो यूएस का है, क्योंकि इन $400 बिलियन में से तकरीबन 60-70% जो वेपन एक्सपोर्ट है वो यूएस की तरफ से हुई। तो ऑयल ट्रेड के बाद वेपन ट्रेड के अंदर भी डॉलर का रोल है और उसकी वजह से डॉलर की डिमांड है। फिर दुनिया के अंदर जो इल्लीगल ड्रग ट्रेड है, ठीक है, ये जो इल्लीगल ड्रग ट्रेड का बिजनेस है 2003 की एक स्टडी है जिसके मुताबिक ये जो इल्लीगल ड्रग ट्रेड का बिजनेस है ये तकरीबन $321 बिलियन का है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और मोस्टली CIA इस बिज़नेस को कंट्रोल करती है। मैक्सिको और अफ़गानिस्तान और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हब हैं इस बिज़नेस के, और कोवर्टली CIA का बहुत बड़ा हिस्सा है इस बिज़नेस को रन करने में।
तो जो दुनिया के 3 बड़े बिजनेस अगर मैं देखूं कि ऑयल का, वेपन का और फिर इलीगल ड्रग का बिजनेस है, ये सारे भी डॉलर में होते हैं। फिर हर कंट्रीज़ प्रेफर करती है कि वो अपने पास डॉलर के रिजर्व्स रखें। इसी वजह से दुनिया के अंदर एक डॉलर की डिमांड है और उस डिमांड की वजह से यूएस के लिए पॉसिबल होता है कि वो इतना ज़्यादा डेट अफोर्ड कर सके। रशिया चाइना फाइनेंशियल अलायंस के ऊपर कुछ फर्दर डिस्कशन करेंगे। रशिया एंड चाइना आर partnering to reduce their dependence on the dollar, a development some experts say could lead to a financial alliance between them. Alexei Maslov, director of the Institute of Far Eastern Studies at the Russian Academy of Science, said that Russia-China de-dollarization was approaching a breakthrough moment that could elevate their relationship to a de facto alliance. तो ये एक ओपिनियन थी, रशियन थिंक टैंक के स्कॉलर्स हैं कि डी डॉलराइजेशन जो उनसा है इट रीचेस टू अ ब्रेक थ्रू मोमेंट। लेकिन प्लीज़ कीप इन माइंड अभी भी डी डॉलराइजेशन इज़ इन इट्स अर्ली स्टेजेस। मैं आगे डिस्कस करूँगा, आपको आइडिया होगा कि डॉलर को चैलेंज करना या डी डॉलराइजेशन को प्रैक्टिस करना बहुत सी कंट्रीज़ कर रही हैं। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं रशिया में, चाइना में मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। पाकिस्तान चाइना में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स हैं। इसी तरह ईरान के साथ बहुत सी कंट्रीज़ के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स हैं। लेकिन अभी जितना डी डॉलराइजेशन का वॉल्यूम है वो अभी भी बहुत अर्ली स्टेजेस में है, यानी कि डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको ख़त्म करने में शायद हमें अभी भी डिकेड्स लग जाए। Many expected that this would be a military alliance. शुरू में लोगों का ख्याल था कि रशिया और जो चाइना का अलायंस है ये एक मिलिट्री अलायंस होगा और a trading alliance, but now the alliance is moving more in the banking and financial direction, and that is what can guarantee independence for both countries. कुछ दिनों पहले ही पोम्पियो की स्टेटमेंट भी आई थी जिसमें बड़ा ओपनली, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है बहुत ब्लंट है टुवर्ड्स चाइना, और आपको शायद इल्म ही होगा कि अब तो जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, जितनी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने शी जिनपिंग जोन सी हैं उनको अब चाइनीज़ प्रेसिडेंट कहना छोड़ दिया है। शी जिनपिंग के लिए जो वो टाइटल यूज़ करते हैं वो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। अगर आप पिछले कोई कोविड-19 के दरमियान जितनी स्टेटमेंट्स हैं जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इशू की गई, आप सब स्टेटमेंट्स को देख लें, उनकी जो पब्लिक टॉक है वो देख लें, तो शी जिनपिंग के लिए जो वो टाइटल यूज़ कर रहे हैं वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है। और मैं ये भी बता दूं कि तकरीबन इसी तरह का टाइटल वो चेयरमैन माओ के लिए भी यूज़ करते थे कि उनको भी सेक्रेटरी जनरल ऑफ जो कम्युनिस्ट चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है कहा जाता था। तो इस तरीके से भी आइडिया हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले पोम्पियो की एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि चाइना इज़ अ टफर एनिमी एज़ कम्पेयर टू रशिया। सो और फर्दर उन्होंने ये भी कहा था कि जो न्यू कोल्ड वार है, ठीक है, इट गोइंग टू बी मोर टफर देन द ओल्ड कोल्ड वार। जो यूएस और रशिया की कोल्ड वार थी उनका ये ख्याल था कि अब जो नई कोल्ड वार है ये उससे ज़्यादा टफर होने जा रही है। उसका रीज़न, उसका जो बेसिक रीज़न है कि जिसकी वजह से न्यू कोल्ड वार ज़्यादा टफर है वो है चाइना की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। और ग्रेजुअली चाइना ने जो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है जिस तरीके से उसको इंक्रीज़ किया है, तो चाइना इज़ इन अ पोजीशन कि वो यूएस को ये जो न्यू कोल्ड वार है इसमें एक ज़्यादा टफ टाइम दे सके। डी डॉलराइजेशन का एजेंडा है, एजेंडा वाज एन settled way back. De-dollarization has been a priority for Russia since 2014 when they began expanding economic cooperation following Moscow's entrenchment from the west over its annexation of Crimea। जब क्रीमिया में मॉस्को ने क्रीमिया को एनेक्स किया था और उसके बाद यूएस और यूरोप ने रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शन इम्पोज किए थे, उस वक्त से रशिया की कोशिश है डी डॉलराइजेशन की। तो रशिया तो काफ़ी टाइम से यूरोप और अमेरिका की सैंक्शन में है, तो उन सैंक्शन का जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए
शुरू से ही रशिया की कोशिश थी डी डॉलराइजेशन की, लेकिन चाइना इसमें एक्टिव हुआ है। गो के पहले भी कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो चाइना ने लिए हैं, लेकिन जब से यूएस चाइना ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर लास्ट ईयर अगस्त में स्टार्ट हुई थी, अगस्त 2019 के अंदर, जब जो $200 बिलियन का टैरिफ था वो इम्पोज किया था चाइनीज़ गुड्स के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। तो लास्ट ईयर अगस्त से लेकर अब ये इस साल अगस्त 1 साल हो गया है यूएस चाइना ट्रेड वॉर को। तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बाद चाइना केम इनटू द फोल्ड, और अब रशिया एंड चाइना दे बोथ आर ऑन द सेम पेज। Chinese state and major economic entities begin to feel that they might end up in a similar situation as are Russian. तो जैसे रशियन को एक टाइम के ऊपर उन्होंने सैंक्शन किया था यूरोप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, तो चाइनीज़ एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर वो डी डॉलराइजेशन की तरफ मूव नहीं किए तो एक टाइम आएगा कि यूरोप और अमेरिका की तरफ से जो सैंक्शंस आएंगी वो चाइना की इकॉनमी को बहुत बैडली हर्ट कर सकती हैं। ये वो न्यूज़ है, आई गेस ये अगस्त 2019 की है। ट्रम्प हिट्स चाइना विद अ टैरिफ ऑन 200 बिलियन इन गुड्स एस्केलेटिंग ट्रेड वॉर। तो यहाँ से चाइना और यूएस है, इनकी ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई। रशिया एंड चाइना करेंसी स्वैप डील हुई थी 2014 में। रशिया एंड चाइना साइंड अ 3-year करेंसी स्वैप डील वर्थ ऑफ 150 बिलियन रेनमीबी, और ये तकरीबन बन जाता है $24.5 बिलियन रेनबी, जो कि चाइनीज़ करेंसी है। द एग्रीमेंट इनेबल्स ईच कंट्री टू गेन एक्सेस टू द अदर्स करेंसी विदाउट हैविंग टू परचेज इट ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द डील वॉज एक्सटेंडेड फॉर 3 years इन 2017। इस डील को जो कि 2014 में साइन हुई थी 3 years के लिए, 2017 में इसको 3 years के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, और मोर लाइकली कि ये एक्सटेंशन चलती रहेगी। और ये जो डील है, इसका जो वॉल्यूम है, करेंसी स्वैप डील का वॉल्यूम, वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का विजिट हुआ था जून 2019 में, रशिया का ये उनका विजिट था, और इस विजिट में मॉस्को एंड बीजिंग स्ट्रक अ डील टू रिप्लेस द डॉलर विद नेशनल करेंसीज फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बिटवीन देम। ये न्यूज़ है। कुड चाइना रशिया डिच द यूएस डॉलर विद न्यू पेमेंट सिस्टम टू अवॉइड सैंक्शन। जो ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं या जो सेटलमेंट्स होती हैं, मोस्टली WTO के फोरम और वर्ल्ड बैंक के फोरम के ऊपर, जो WTO के जो ट्रिब्यूनल्स हैं और वर्ल्ड बैंक के जो ट्रिब्यूनल्स हैं, वो ये जो ट्रेड सेटलमेंट्स होती हैं उन ट्रिब्यूनल्स पर होती हैं, और मोस्टली जो ट्रेड सेटलमेंट्स होती हैं वो भी डॉलर के अंदर होती हैं। तो दोनों कंट्री ने एग्री किया कि वो जो अपनी सेटलमेंट्स हैं कोशिश करेंगे कि वो अपनी सारी की सारी जो ट्रेड सेटलमेंट्स हैं वो डॉलर की बजाय अपनी जो लोकल करेंसीज़ हैं या जो अदर देन डॉलर किसी और करेंसी के अंदर करें। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का विजिट जो सा था बड़ा ब्रेक थ्रू विजिट था। द अरेंजमेंट आल्सो कॉल्ड फॉर द टू साइड्स टू डेवलप अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म to the US dominated SWIFT network for conducting trade in rubles and renminbi। मैं यहाँ पे दुनिया के अंदर एक पेमेंट नेटवर्क है, बहुत बड़ा दुनिया का पेमेंट नेटवर्क है, उसको हम स्विफ्ट नेटवर्क कहते हैं। What is SWIFT payment? SWIFT payment are a method of making an international money transfer sent by the SWIFT International Payment Network. It stands for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication and is the largest financial messaging system in the world. ये जो पूरा स्विफ्ट सिस्टम है ये यूएस रन सिस्टम है और यूएस का फुली कंट्रोल है इस स्विफ्ट सिस्टम के ऊपर। और आप हैरान होंगे कि ये जो स्विफ्ट सिस्टम है इसका वॉल्यूम कितना बड़ा है। अकॉर्डिंग टू अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द यूएस ट्रेजरी, स्विफ्ट हैंडल्स अबाउट $5 trillion पर डे। तो स्विफ्ट ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन जो सा होता है वो 1000 बिलियन का होता है। तो स्विफ्ट ऑलमोस्ट $5 trillion पर डे का जो अमाउंट है इसको वो ट्रांसफ़र करता है, उसको डील करता है। आर गिवन अबाउट 250 बिजनेसेस पर डे पर ईयर, अबाउट 1.25 क्वाड्रिलियन
डॉलर्स अ ईयर, ठीक है। और जो क्वाड्रिलियन होता है, एक जो क्वाड्रिलियन होता है वो 1000 ट्रिलियन का होता है, और जो 1 ट्रिलियन होता है वो 1000 बिलियन का होता है। तो इससे आपको आइडिया हो सकता है कि जब हम बात करते हैं 1.25 क्वाड्रिलियन, 1.25 क्वाड्रिलियन का मतलब ये हुआ तकरीबन 1250 ट्रिलियंस, ठीक है। इतना बड़ा वॉल्यूम जो सा है वो इस वक्त स्विफ्ट सिस्टम के ज़रिए से ट्रांसफ़र किया जाता है। और सिर्फ यहाँ नहीं है, और इनका ये एक और, जब ये 2019 का शी जिनपिंग का विज़िट था, इस विज़िट में भी ये चीज़ साइन हुई कि जो स्विफ्ट सिस्टम है इसको रिप्लेस किया जाए, और स्विफ्ट सिस्टम को रिप्लेस करके इसका कोई अल्टरनेटिव सिस्टम जो उनसा है वो ग्लोबली प्रोवाइड किया जाए, ताकि हमारे पास इस सिस्टम का एक अल्टरनेटिव आ सके। तो रशिया और चाइना मूव कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन की तरफ, दो दे आर इन देयर इनिशियल स्टेज, बट एवरी जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट स्टेप। रशिया ने ग्रेजुअली, जैसे मैंने बताया, हर करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखती है, तो रशिया ने अपने जो रिजर्व्स थे उनको ग्रेजुअली शिफ्ट करना शुरू किया डॉलर से चाइनीज़ जो रेनमी है इस करेंसी के ऊपर। और इन अर्ली 2019 रशियन सेंट्रल बैंक रिवील्ड दैट इट हैड स्लैश्ड इट्स डॉलर होल्डिंग बाय 101 बिलियन डॉलर, over half of its existing dollar assets, or further the share of the Russian foreign exchange reserves jumped from 5% to 15%। जो रशियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इसमें जो चाइनीज़ करेंसी का शेयर है वो 5% से इंक्रीज़ करके 15% हो गया। एज ए रिजल्ट ऑफ द शिफ्ट रशिया एक्वायर्ड अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड रेनमी रिजर्व्स। तो इस वक्त तकरीबन जो रेनमी के ग्लोबल रिजर्व्स हैं उनका जो क्वार्टर है, ठीक है, 1/4 रिजर्व जोन से हैं वो इस वक्त सिर्फ रशिया होल्ड करता है। तो ये भी एक स्टेप है रशिया और चाइना का टूवर्ड्स अ डी डॉलराइजेशन। रशिया पुश टू accumulate renminbi is not just about diversifying its forex. Moscow also wants to encourage Beijing to become more assertive in challenging Washington's global economic leadership. अच्छा, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर जो आपकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देयर इज़ अ फेमस सेइंग इन आईआर के बेगर कांट बी चूजर्स, ठीक है। इस वजह से रशिया की डिपेंडेंस ऑन चाइना बहुत इंक्रीज़ हुई है लास्ट डिकेड में, और ये चीज़ और रशिया के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं आता कि रशिया का बहुत ओल्ड अलाय है इंडिया, लेकिन अभी जो रीसेंट लद्दाख के ऊपर और जो सिक्किम का इलाका है, फिर अरुणाचल प्रदेश का जो साइड है, इसके ऊपर चाइना की तरफ से जो एडवांसमेंट हुई है, रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से सच कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई जिसमें इस एडवांसमेंट के ऊपर अपने कंसर्न शो किए गए हों। रशिया जौन सा है, और इससे साफ क्योंकि इंडिया रशिया का बड़ा ओल्ड अलाय है, अगर इंडिया की टेरिटरी में कोई इंक्रोचमेंट होती है चाइना की तरफ से और रशिया किसी किस्म के कंसर्न शो नहीं करता, तो इससे हमें आइडिया हो सकता है कि रशिया किस हद तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है। और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर रशिया के लिए बिल्कुल भी अब पॉसिबल, क्योंकि यूरोप और अमेरिका की तरफ से सैंक्शन के बाद रशिया की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं ऑयल एंड गैस की वो चाइना जा रही हैं, और रशिया के लिए रशिया अफोर्ड नहीं कर सकता कि फॉर द टाइम बीइंग वो चाइना को नाराज़ कर सके। इस वजह से और रशिया चाहता भी ये है कि चाइना या बीजिंग जो सा है दे विल टेक मोर असर्टिव स्टैंड्स टूवर्ड्स वेस्ट एंड स्पेशली टूवर्ड्स यूएसए। Dethroning the dollar, however, will not be easy. जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया कि डी डॉलराइजेशन या dethroning of dollar
इट विल नॉट बी ईजी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, कुछ मैंने पहले डिस्कस किए, स्पेशली द यूएस एबिलिटी टू डॉलर एबिलिटी टू मेंटेन इट्स वैल्यू, लिमिटेड इन्फ्लेशन एंड डेप्रिसिएशन, डॉलर के अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो बहुत कम होती है, द शीयर साइज ऑफ द अमेरिकन डोमेस्टिक इकॉनमी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैविंग फाइनेंशियल मार्केट, ये कुछ फैक्टर्स हैं, और कुछ फैक्टर्स मैं इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। और एक बहुत बड़ा इशू कि हमारे पास वी डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव, नो राइवल करेंसी हैज़ शोन इटसेल्फ कैपेबल ऑफ आउट परफॉर्मिंग द डॉलर ऑन ऑल थ्री काउंट्स। इस वक्त कोई ऐसी कंट्री नहीं है, कोई ऐसी करेंसी नहीं है जो इतने बड़े लेवल के ऊपर डॉलर का अल्टरनेटिव बन के सामने आ सके। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे यूएस ने ज़्यादा सैंक्शन इम्पोज करना शुरू की हैं ग्लोबली, एक तो सैंक्शन ज़्यादा जब इम्पोज किए हैं तो नाउ जो कंट्रीज़ यूएस डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं करती, दे स्टार्टेड थिंकिंग के दे मस्ट हैव एन अल्टरनेटिव, और इसके ऊपर वर्कआउट कर रही हैं। दो जितना वर्कआउट है वो अर्ली स्टेज में है, बट कंट्रीज़ दे आर थिंकिंग कि उनके पास एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। और शायद कोई एक कंट्री मिल के, तो एक कंट्री तो डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं कर सके, लेकिन अगर कुछ कंट्रीज़ आपस में मिल जाती हैं, जैसे रशिया चाइना का अलाइंस है, और अगर इस अलाइंस के जो रशिया चाइना फाइनेंशियल अलाइंस है, इसके अंदर कुछ और कंट्रीज़ भी शामिल हो जाती हैं, तब डी डॉलराइजेशन जोन सा है वो पॉसिबल होगा। तो ये फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी थी और उसके ऊपर आज का लेक्चर था। अगर आपके कोई क्वेश्चन या क्यूरीज़ हैं आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, और मैं अपना लेक्चर यहीं पे ओवर करूँगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।